Hello and good morning students. Welcome to my YouTube channel Biology by मुकेश सर। पहले तो सभी स्टूडेंट से छात्रों से सॉरी, काफी समय के बाद आज हम एक बार फिर से उपस्थित हो पाए हैं एक नए टॉपिक के साथ। कुछ कारणोंवश इधर हम कई पिछले दिनों से वीडियो नहीं बना सके आपके लिए, इसलिए मैं उसके लिए सभी से क्षमा चाहूंगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट क्लास के 5th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता का आणविक आधार। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, उन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को, आनुवंशिक लक्षणों को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वो कौन से पदार्थ होते हैं जो लेकर पहुंचते हैं, यानी कि हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, क्या है और कैसे इसको प्रूव किया गया कि वास्तव में यही पदार्थ आनुवंशिक होता है, कोई अन्य पदार्थ क्यों नहीं। क्लियर है? तो चूंकि हमने पिछली कक्षाओं में ये अच्छे से जान चुके हैं कि हमारे शरीर का जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है, वो डीएनए होता है। बस हमें थोड़ी सी ये जानकारी हो जानी चाहिए कि वाकई में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, नहीं होता है, अगर होता है तो किस तरह से वैज्ञानिकों ने इसे हेरिडिटरी मटेरियल होने के साक्ष्य दिए, कैसे इसको प्रूव किया और किस तरह से डीएनए की डिस्कवरी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और जानते हैं सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ डीएनए की हिस्टोरिकल स्टडी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। तो हेडिंग हमारी रहेगी हिस्ट्री ऑफ डीएनए। डीएनए का जो ब्रीफ हिस्ट्री है, जो ब्रीफ संक्षिप्त इतिहास है, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हम सब जान चुके हैं कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के विभिन्न उपस्थित होने के कारण हम डीएनए की हिस्ट्री को न्यूक्लियस की डिस्कवरी से लेकर के स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हम अच्छे से जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। जो सेल थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में खोज ली गई थी। ठीक है? इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज कर ली। इट इज क्लियर? 1842 में एक साइंटिस्ट थे नाइगेली, जिन्होंने डिवाइडिंग प्लांट सेल में जो सेल डिवाइड हो रही थी, प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखी थी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को इन्होंने सबसे पहले देखा था और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को 1888 में एक साइंटिस्ट और पैदा हुए थे, वाल्डेयर जिनका नाम था। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को इन्होंने
क्रोमोसोम्स का नाम दे दिया था। इन्हीं थ्रेड लाइक सूत्रबद्ध रचनाओं को जिन्हें नाइगेली ने 1842 में पादप कोशिकाएं जो विभाजित हो रही थी उनके न्यूक्लियस में देखा था, और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को संरचनाओं को वाल्डेयर ने 1888 में क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र का नाम दिया। इसी बीच 1858 में एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चॉव। इन्होंने ये बताया था कि जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो विद्यमान सेल्स हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से उत्पन्न हुई हैं, अर्थात उपस्थित कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से या उन कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती हैं, और इसके लिए उन्होंने टर्म यूज किया था सेल्यूला। क्लियर है? सेल्यूला इसका मतलब होता है ईच लिविंग सेल इज formed by the division of pre-existing cells. क्लियर है? प्रत्येक जीवित कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती है। ठीक है? इसी बीच में एक नए साइंटिस्ट उत्पन्न हुए जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। इन्होंने डेड पस सेल्स, जो पस सेल्स है मीन्स कह सकते हैं डेड WBCs, मृत श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि पस सेल्स के फॉर्म में थी। इन सेल्स के न्यूक्लियस से एक पदार्थ को अलग किया, एक सब्सटेंस इन्होंने आइसोलेट किया। उस सब्सटेंस का जो उन्होंने एनालिसिस किया तो पाया कि इसमें फास्फोरस की मात्रा उपस्थित थी। ठीक है? फास्फोरस जो था वो अधिक मात्रा में था, लेकिन जो सल्फर था वो कम था। सल्फर की जो क्वांटिटी थी वो कम थी। फास्फोरस की मात्रा अधिक थी लेकिन सल्फर की मात्रा कम थी। तो इन्होंने गेस किया कि अगर ये सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर से हमने आइसोलेट किया है प्रोटीन होता तो इसमें फास्फोरस नहीं होता, क्योंकि फास्फोरस इज ऑलवेज एब्सेंट इन प्रोटीन्स बट सल्फर इज प्रेजेंट इन रिचनेस। तो उन्होंने गेस किया कि ये पदार्थ प्रोटीन नहीं हो सकता। दिस सब्सटेंस इज प्रोटीन, दिस सब्सटेंस इज नॉट प्रोटीन। एक नया सब्सटेंस हो सकता है, और चूंकि ये सब्सटेंस न्यूक्लियस में पाया गया था, इस वजह से इन्होंने इस नए सब्सटेंस का नाम न्यूक्लिन रख दिया, बिकॉज दिस वाज फर्स्ट सीन इन न्यूक्लियस, और इसको नेम दे दिया गया न्यूक्लिन। तो इस प्रकार से हम एक स्टेप आगे बढ़ा चुके हैं न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी करने में। एक दूसरे साइंटिस्ट जो फ्रेडरिक मिर्चर द्वारा जो सब्सटेंस अलग किया गया था, इसी पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू कर किए और जो सब्सटेंस निकाला था उस सब्सटेंस का अच्छे से एनालिसिस किया, टेस्ट किया, ऑब्जर्व किया, और ये पाया कि जो फास्फोरस होता है
फास्फोरस की प्रेजेंस के कारण जो इस सब्सटेंस का जो नेचर था वो बेसिक था, सॉरी एसिडिक था। नेचर हो कैसा था? एसिडिक अर्थात अम्लीय। तो अम्लीय स्वभाव होने के कारण उन्होंने इस न्यूक्लिन के नाम में ओइक एसिड जो कि सफिक्स होता है अम्लों का, तो न्यूक्लिन की जगह पर उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। तो इस प्रकार से जो नेम न्यूक्लिन को नेम देने की अगर बात आती है तो वो किसके द्वारा किया गया? एल्टमान के द्वारा। ठीक है। 1889 में एल्टमान ने इस पदार्थ का नाम न्यूक्लिन से बदलकर न्यूक्लिक एसिड कर दिया, क्योंकि इसमें फास्फोरस उपस्थित था और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण जो पदार्थ था वो अम्लीय था। तो अम्लीय प्रकृति के कारण एल्टमान ने इस सब्सटेंस का नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। यहां तक क्लियर हुआ? एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम कौशल था, कौशल ने इसी सब्सटेंस को थाइमस ग्लैंड और ईस्ट से आइसोलेट किया। जो थाइमस ग्रंथि होती है, जो फंगस, ईस्ट है, इनके न्यूक्लियस से इसी सब्सटेंस को निकाला, उस पर स्टडी किया और पाया कि इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस उपस्थित होते हैं जो पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स थे। तो पायरिमिडीन जो थाइमस ग्लैंड थी, थाइमस ग्लैंड से इसको निकाला और ईस्ट सेल से इसको आइसोलेट किया। तो थाइमस ग्लैंड में जो पायरिमिडीन थे उनमें एक एडेनिन और दूसरा गुआनिन, लेकिन जो ईस्ट सेल में था उसमें इन्होंने, और ये प्यूरिन, प्यूरिन्स में इनको साइटोसिन और थाइमीन बेस मिले। ठीक है। 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस जो कि 2 ग्रुप में थे, एक पायरिमिडीन्स था और दूसरा प्यूरिन बेस था। तो पायरिमिडीन में इनको एडेनिन और गुआनिन मिला, जबकि प्यूरिन में साइटोसिन और थाइमीन मिला। इसी प्रकार से जब इन्होंने ईस्ट सेल के न्यूक्लियस सिर्फ सब्सटेंस को आइसोलेट किया, अलग किया और उसका एनालिसिस किया, तो उन्हें पायरिमिडीन्स तो वही मिले, यानी जो पायरिमिडीन्स थे वो एडेनिन और गुआनिन थे, लेकिन जो प्यूरिन था वो थाइमीन की जगह पर यहाँ पर एक नया सब्सटेंस मिला जिसका नाम यूरेसिल था। तो साइटोसिन और दूसरा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने पाया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस उपस्थित होते हैं, लेकिन 5 में से एक न्यूक्लिक एसिड में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस ही पाए जाते हैं। किसी में थाइमीन रहता है तो किसी में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस उपस्थित रहता है। ठीक है। आगे चल करके लेविन ने ईस्ट सेल से जो सब्सटेंस निकाला था उसमें उनको एक प्रकार की शुगर मिली जिसका नाम उन्होंने राइबोस शुगर रखा था। शुगर का नाम राइबोस शुगर मिली, किसमें? ईस्ट सेल में। साथ ही साथ में जो नॉर्मल सेल होती है, सेल के न्यूक्लियस में जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस से जो उन्होंने सब्सटेंस निकाला था उसमें उनको डीऑक्सीराइबोस शुगर मिली सेल के न्यूक्लियस से। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद में ये पाया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक जिसमें
राइबोज शुगर उपस्थित रहती है उसको उन्होंने आरएनए का नाम दिया, और जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर रहती है उसको डीएनए का नाम दे दिया। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लिक एसिड थे वो 2 टाइप के हो गए। क्लियर है? लेविन ने ईस्ट सेल और सेल न्यूक्लियस ऑफ नॉर्मल सेल, इन 2 चीजों से जो पदार्थ निकाला था उन्होंने इनमें 2 प्रकार की पेंटोज शुगर्स को पाया। जो ईस्ट सेल थी उसके न्यूक्लियस में इनको राइबोज शुगर मिली, जबकि जो नॉर्मल सेल थी लगा हुआ था वहां पर एक ऑक्सीजन की कमी थी, और इसलिए इन्होंने इसका नाम डीऑक्सीराइबोज शुगर रख दिया। क्लियर है? तो इस प्रकार से 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स की डिस्कवरी हुई, एक डीएनए जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, और कॉफर के द्वारा जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस पाए गए थे वो उसमें पायरिमिडीन्स में एडेनिन ग्वानिन, जबकि प्यूरिन में साइटोसिन और थायमिन उपस्थित थे। इसी प्रकार से जो आरएनए मिला है इसमें राइबोज शुगर होती है, और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा हिस्ट्री ऑफ डीएनए या न्यूक्लिक एसिड है, एक्चुअली यहाँ पर डीएनए नहीं बल्कि न्यूक्लिक एसिड होगा। ओके, सही कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जो हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड है वो आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा करके पढ़ते रहिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।